क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश परियार और आज मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं हड़प्पा जो सिंधु संस्कृति वैदिक थी या नहीं। पहले हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ये 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था और जो वैदिक सभ्यता थी इनको दो भागों में बांटा गया था। सबसे पहले ऋग्वेद और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक। जो ऋग्वेदिक इनका टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और जो उत्तर वैदिक था इसका समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वेदिक कहा जाता है, लेकिन इसकी प्रमुख विशेषताएं ऋग्वेद में नहीं है। नियोजित कस्बों, शिल्प, वाणिज्य और बड़ी ईंटों के बने बड़े ढांचे हड़प्पा काल की विशेषताएं हैं। ऋग्वेद में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। आगे इसका उल्लेख होगा कि प्रारंभिक वैदिक लोग कृषि के साथ पशुपालन पर निर्भर थे और ईंटों का उपयोग नहीं करते थे। शुरुआती वैदिक लोगों ने लगभग पूरे हड़प्पा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे अफगानिस्तान में भी रहते थे। विकसित शहरी चरण ईसा पूर्व 250 से 1900 तक चला, लेकिन ऋग्वेद ईसा पूर्व 1500 के आसपास स्थित हैं। इसके अलावा हड़प्पा और वैदिक लोग पौधों और जानवरों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है, लेकिन हड़प्पा के लोग गेहूं, सेसासम और मटर से परिचित थे। आरंभिक वैदिक लोग गेंडों से अपरिचित थे, जबकि हड़प्पन लोग गेंडों से परिचित थे। वाक के संदर्भ में भी ऐसा ही था। वैदिक प्रमुख अश्वग्राही होते थे। यही वजह है कि ऋग्वेद में 215 बार इस पशु का उल्लेख किया गया है, लेकिन शहरी हड़प्पन लोग शायद ही घोड़े से परिचित थे। हड़प्पन टेराकोटा में बनी जो हाथी के संकेत हैं, किंतु घोड़े की तरह प्राचीनतम वेद में ये महत्वपूर्ण नहीं है। हड़प्पन लेखन, जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है, अब तक नहीं पढ़ी जा सकी, लेकिन वैदिक समय का कोई भी इंडो आर्यन अभिलेख भारत में नहीं मिला है। हड़प्पा की भाषाओं के बारे में हमारा कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। हालांकि वैदिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा के विभिन्न रूप दक्षिणी एशिया में हैं। अब बात करेंगे हम हड़प्पा युगोत्तर तथा भीतरी भारत की अन्य संस्कृतियां। दोस्तों, हड़प्पा युगोत्तर का जो अर्थ है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद की जो संस्कृति होती हैं उन्हें हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति या भीतरी संस्कृतियां कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के वितरण क्षेत्र में इस सभ्यता का अंत हो जाने पर अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों का बोलबाला रहा है। सिंधु में जुकर संस्कृति, सबसे पहले इसे सिंध के जुकर स्थल पर पहचाना गया। पश्चिमी पंजाब और बहावलपुर में कब्रिस्तान एच संस्कृति, सबसे पहले इसे हड़प्पा स्थल के कब्रिस्तान में एक विशिष्ट मृत भांड के जो प्रारूप के आधार पर पहचाना गया, जिसे पुरातात्विक साहित्य में कब्रिस्तान एच की संज्ञा दी गई है। राजस्थान, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीले रंग के मृत भांड तथा अन्य प्रकार के मृत भांड और गुजरात में चमकीले लाल भांड तथा उनसे मिलते जुलते मृत भांड। इन क्षेत्रीय संस्कृतियों को बहुधा मृत भांड प्रारूपों से पहचाना जाता है। सिंधु सभ्यता के साथ इनका क्या संबंध था, इसकी पूरी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, परंतु इसके बीच का समय कोई व्यवधान नहीं रहा। देश के शेष भाग में हमारा सामना अनेक विकसित संस्कृतियां जो कृषि संस्कृति हैं उनसे होता है। इनमें से जो संस्कृतियां अधिक महत्वपूर्ण हैं उनका विवरण हम पढ़ेंगे और जानेंगे। साथियों, हम विस्तार से नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है, इसलिए जो महत्वपूर्ण मुख्य बातों पर ही हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर बनास, बेड़ास और उनकी जो सहायक नदियों ने इस क्षेत्र का पानी खींच लिया है। राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और टोंक जिलों में तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर में अनेक ताम्रपाषाण युगीन स्थल मिले हैं। केवल 2 स्थलों का उत्खनन किया गया है, आहार जो आधुनिक उदयपुर के निकट हैं और गिलुन। इस ताम्रपाषाण संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। बनास नदी घाटी के नाम से इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मालवा संस्कृति के बारे में, जो ये मध्य प्रदेश के अंदर हैं और मध्य प्रदेश के जो मालवा का पठार बहुत उर्वर हैं और अनेक नदियाँ नर्मदा, बेतवा, शिप्रा, बेतवा, जो कैन, काली सिंध इत्यादि
इसके पानी को बहा ले जाती हैं। ये आदि ऐतिहासिक काल में खूब बसा हुआ क्षेत्र था। इसके इलाके में अनेक स्थलों जैसे कायस्था, एरान, नारदी, नौदा टोली इत्यादि का अध्ययन हुआ है और वहाँ ताम्रपाषाण जीवन यापन के चिन्ह मिले हैं। कायस्था और नौदा टोली शायद दो सबसे महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल हैं, क्योंकि इनसे प्राप्त संपूर्ण सामग्री प्रकाशित हो चुकी है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों जैसे ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्खनित स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं: नासिक, जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद, चंदोली, सोनेगांव और इनाम गांव। दाइमाबाद इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में जो आदि ऐतिहासिक जीवन यापन का आधारभूत अनुक्रम यहीं से प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं दक्षिणी भारत के बारे में। तो इस क्षेत्र में स्थित जो ग्रामीण जीवन की आधार रेखा नवपाषाण संस्कृति से प्रारंभ होती है, जिसके परवर्ती चरणों में कुछ ताम्रपाषाण तत्वों का संकेत मिलता है। मोटे तौर पर इस क्षेत्र में आधुनिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से आते हैं। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच जो रायचूर दोहाव का महत्वपूर्ण इलाका यहाँ पे प्राचित होता है। यहाँ अनेक स्थलों का उत्खनन हुआ है, जो ब्रह्मगिरी, मास्की, पीकलिहल, उतनूर, संगानाकल्लू, पायमपल्ली, हेमिंगे, नागार्जुन कोंडा, डोकेल इत्यादि। पूर्वी भारत, इसके बारे में देखते हैं तो उड़ीसा के अनेक इलाकों से नवपाषाण उपकरण मिले हैं, परंतु वहां न तो नवपाषाण स्तर की कोई तिथि निर्धारित की गई, न ही ढंग से उत्खनन हुआ है। ऊंचाई स्थल का उत्खनन अवश्य हुआ है, जो कि स्पष्ट नवपाषाण युगीन स्थल है, परंतु उसका भी तिथि निर्धारण नहीं हुआ है। फिर भी आदि ऐतिहासिक ताम्र उपकरण तो मिले हैं, परंतु किसी निश्चित ताम्रपाषाण युगीन स्थल का न तो विवरण मिला है और न उत्खनन हुआ है। व्यवस्थित अनुसंधान के अभाव में उड़ीसा का आदि ऐतिहासिक स्थल सर्वदा अनिश्चित है। ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब, इसके बारे में अगर हम देखते हैं, हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सहारनपुर, मेरठ इत्यादि जिलों में कुछ बस्तियां बसाई थी। सर्वाधिक पूर्व का स्थल जो मेरठ के जिले की जो आलमगीरपुर है, परंतु अभी तक इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता इस इलाके के परवर्ती सांस्कृतिक चरणों के साथ किस तरह संबंधित हैं। दोहाव की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णीय मृदभांड संस्कृति कहा गया है। इसका साक्ष्य अनेक स्थलों पर मिला है, विशेषतः हस्तिनापुर और अंतरजीखेड़ा में। यह संस्कृति ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आती है, अतः यह आंशिक रूप से हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है। इस संस्कृति की कोई अपनी विशेषता नहीं है, केवल इसके मृदभांड तथा अंतरजीखेड़ा में इस स्तर पर चावल पाया जाना उल्लेखनीय है। प्रसंगवश कुछ नवीन अन्वेषणों से पता चलता है कि राजस्थान में इस संस्कृति के कहीं और भी पुराने स्थल हैं, परंतु राजस्थान और दोहाव में इसी प्रकार के मृदभांड मिलने से दोनों में क्या संबंध रहा होगा, यह स्पष्ट नहीं है। गंगा घाटी में समय समय पर कुल्हाड़ियां, मत्स्य भाले, श्रृंगिका युक्त तलवारें इत्यादि जैसे कतिपय ताम्र उपकरण मिले हैं, जिनका किसी संस्कृति के साथ संबंध स्थापित नहीं हो पाया है। इन्हें साधारणतः गंगा घाटी ताम्र निधि कहा गया है और उपयुक्त सांस्कृतिक चरण के साथ इनका संबंध जोड़ा गया है। साइपाई नामक एक स्थान पर एक तलवार और एक मत्स्य भाले का सिरा मिला है, जिनका गेरुवर्णीय मृदभांड से सीधा संबंध देखा गया है। इससे प्रस्तावित संबंध निर्धारण की स्पष्ट पुष्टि होती है। दोआब की सांस्कृतिक परंपरा की अगली अवस्था पर काले लाल मृदभांड चरण की छाप देखने को मिलती है। इसके बारे में अभी बहुत ही कम साक्ष्य उपलब्ध हुआ है। अंतरजीखेड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां दोहाव के पुरातात्विक अनुक्रम में इस मृदभांड प्रारूप की सामान्य स्थिति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। अगले चरण की विशेषता चित्रित दूषण मृदभांड संस्कृति है, जिसमें लोहे का संकेत मिलता है।
अतः ये लौह युग संस्कृति की श्रेणी में आती हैं, परंतु हरियाणा और पंजाब में ददेरी, भगवानपुरा जैसे कुछ स्थलों से सिंधु सभ्यता के तुरंत बाद लौह रहित काल से इस मृदभांड का संबंध प्रतीत होता है। इस अन्वेषण से क्या क्या अर्थ निकल सकता है, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न भागों में ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन का अंत होते होते प्राय संपूर्ण भारत में ग्रामीण संस्कृति आ गई थी। साथियों, टॉपिक लंबा हो जाने के कारण जो लौह प्रयोक्ता संस्कृतियां हम अगले पार्ट में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना। आप सभी को धन्यवाद।